हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी ट्रिक्स। और आज हम जानेंगे कंपनीज एक्ट के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि है वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी। आज हम इन दोनों के बीच के डिफरेंस को जानेंगे। नॉर्मली कुछ स्टूडेंट्स वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी के बीच थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज हम इन दोनों के बीच क्या डिफरेंसेस हैं उनके बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इनके मीनिंग की। वाइंडिंग अप मीन्स अपॉइंटिंग अ लिक्विडेटर टू सेल ऑफ द एसेट्स, डिवाइड द प्रोसीड्स among creditors and file to the NCLT for dissolution। वाइंडिंग अप के केस में कंपनी एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करती है, जो कि उसकी एसेट्स लायबिलिटी को कंप्यूट करता है या कैलकुलेट करता है। उसके बाद जो भी कंपनी के पास एसेट्स होती है उसको सेल करके जो भी क्रेडिटर्स यानी कि जो भी लायबिलिटीज़ है कंपनी के पास उनको पे ऑफ करके जो भी बचता है अमाउंट उसे कंपनी के शेयर होल्डर्स में एज प्रपोर्शनली डिवाइड कर दिया जाता है। एंड डिसोल्यूशन मीन्स टू डिसॉल्व द कंपनी completely। एनी फर्दर ऑपरेशंस कैन नॉट बी डन द नेम ऑफ कंपनी। सो डिसोल्यूशन का मतलब है कि कंपनी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि कंपनी फर्दर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती, या कह सकते हैं कि कंपनी की एग्जिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सो वाइंडिंग अप मीन्स कैलकुलेटिंग द एसेट्स एंड क्रेडिटर्स और लाइबिलिटी एंड फाइल टू द NCLT फॉर डिसोल्यूशन। एंड डिसोल्यूशन मीन्स कि कंपनी के नाम पर कोई भी फर्दर ऑपरेशंस या ट्रांजैक्शंस नहीं की जाएगी। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं सीक्वेंस की। वाइंडिंग अप जो है वो फर्स्ट प्रोसेस है एंड डिसोल्यूशन इज द सेकेंड प्रोसेस। वाइंडिंग अप इज प्रायर स्टेज टू डिसोल्यूशन। वाइंडिंग अप को डिसोल्यूशन से पहले प्रोसीड किया जाता है, और डिसोल्यूशन जब वाइंडिंग अप का ऑर्डर मिल जाता है उसके बाद किया जाता है। डिसोल्यूशन इज नेक्स्ट स्टेज टू वाइंडिंग अप। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं प्रोसेस की। वाइंडिंग अप इज़ वन ऑफ द मेथड थ्रू विच द डिसोल्यूशन ऑफ अ कंपनी इज़ कैरिड ऑन। वाइंडिंग अप एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू डिसोल्यूशन की तरफ बढ़ा जाता है। पहले वाइंडिंग अप के प्रोसेस को किया जाता है, उसके बाद ही डिसोल्यूशन किया जाएगा। अगर कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को पे नहीं कर देगी तब तक डिसोल्यूशन नहीं किया जाएगा, यानी कि कंपनी को बंद नहीं किया जा सकता। कंपनी को बंद करने के लिए पहले जो भी क्रेडिटर्स है या जो भी लोन्स है कंपनी को वो पे ऑफ करने पड़ेंगे, तभी उसके बाद कंपनी डिसॉल्व की जा सकती है। एंड डिसोल्यूशन इज़ द एंड प्रोसेस or result of winding up and getting the name struck off from the register of companies। डिसोल्यूशन जो है वो वाइंडिंग अप के बाद किया जाता है और ये एंड रिजल्ट होता है। इसमें कंपनी का नाम रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटा दिया जाता है, यानी कि अब कंपनी आफ्टर डिसोल्यूशन कोई भी एक्शन ट्रांजैक्शन या कुछ भी ऑपरेशंस कंपनी के नाम पर नहीं कर सकती। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे लीगल एंटिटी की। जब कंपनी वाइंडिंग अप के प्रोसेस में होती है या वाइंड अप हो जाती है, उसके बाद भी जब तक डिसोल्यूशन नहीं होता है उस टाइम पीरियड में कंपनी लीगली एग्जिस्टेंस में होती है, यानी कि उस पीरियड में कंपनी कुछ फर्दर ऑपरेशंस भी कर सकती है। जैसे कि कंपनी को अपनी लाइबिलिटीज़ पे करनी है, तो ये ट्रांजैक्शन कंपनी वाइंडिंग अप के प्रोसेस में कर सकती है। साथ ही अगर कंपनी कोई कॉन्ट्रैक्ट करना चाहती है तो वो भी वाइंडिंग अप के प्रोसेस में ही कर सकती है। बट डिसोल्यूशन में, यानी कि आफ्टर द डिसोल्यूशन कंपनी कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनी का नाम जो है वो रजिस्टर ऑफ कंपनी से हटा दिया जाता है। उसके बाद कंपनी की कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं रहती है, तो कंपनी कोई भी ट्रांजैक्शन ऑपरेशन कुछ भी नहीं कर सकती, ना ही कोई कॉन्ट्रैक्ट कर सकती। सो इन द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप एंड आफ्टर द वाइंडिंग अप ऑल्सो कंपनी लीगली एग्जिस्ट करती है, बट आफ्टर द डिसोल्यूशन कंपनी लीगली एग्जिस्ट नहीं करती है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे कॉन्टिन्यूएशन ऑफ बिजनेस की। A company can be allowed to continue its business during the winding up process
इफ़ इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द बेनिफिशियल वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। यानी कि कंपनी वाइंडिंग अप के प्रोसेस में ही बिजनेस को कैरी कर सकती है। जैसा कि अभी हमने बात की कि कंपनी अपने एसेट्स को भी सेल कर सकती है, प्लस कोई कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है इफ़ इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। क्योंकि कई बार वाइंडिंग अप करने के लिए कुछ ट्रांजैक्शन का होना ज़रूरी होता है, इसीलिए वाइंडिंग अप के प्रोसेस में कंपनी ट्रांजैक्शंस कर सकती है, बट इन डिसोल्यूशन द कंपनी चीजेस टू एग्जिस्ट अपॉन इट्स डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन के केस में कंपनी की एग्जिस्टेंस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इसीलिए कंपनी कोई ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकती है। नेक्स्ट बेसिस इज क्लेम्स ऑफ क्रेडिटर्स। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, क्रेडिटर्स कैन मेक अ क्लेम अगेंस्ट द कंपनी फॉर रियलाइजेशन। यानी कि वाइंडिंग अप के प्रोसेस में क्रेडिटर्स कंपनी से अपना अमाउंट लेने के लिए कंपनी पर क्लेम डाल सकते हैं। साथ ही अगर किसी केस में वो सू करना चाहते हैं तो वाइंडिंग अप के टाइम पर क्रेडिटर्स कंपनी को सू भी कर सकते हैं। बट इन डिसोल्यूशन, इन केस creditors cannot make any claim against the company, but after dissolution creditors कंपनी पर ना ही कोई क्लेम कर सकते हैं और ना ही कंपनी को सू कर सकते हैं, क्योंकि अब कंपनी की एग्जिस्टेंस ही नहीं रही, तो क्रेडिटर्स कंपनी को सू भी नहीं कर सकते। बट इन वाइंडिंग अप कंपनी को वो सू भी कर सकते हैं और कंपनी से कुछ क्लेम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। There is no requirement of order of court for winding up always because it can also be made voluntarily. वाइंडिंग अप दो तरह से किया जा सकता है, वॉलेंटरली भी और बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट के थ्रू भी। कंपनी के प्रमोटर्स, डायरेक्टर्स, उन्होंने कंपनी किस पर्पस से बनाई थी और वो पर्पस अगर अचीव हो गया है तो कंपनी को वो वॉलेंटरली वाइंड अप भी कर सकते हैं, यानी कि अपनी मर्जी से वो वाइंड अप कर सकते हैं। एंड बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट के थ्रू भी कंपनी वाइंड अप की जा सकती है। अगर कंपनी को कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है कि कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाए ड्यू टू एनी रीज़न, लाइक कंपनी कुछ इलीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या कुछ और केस में भी अगर कोर्ट ऑर्डर दे देती है कि कंपनी को वाइंड अप करना है, सो कंपनी को वाइंड अप कर दिया जाता है। बट इन डिसोल्यूशन इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट ऑर्डर ऑफ कोर्ट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, एंड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन कोर्ट का ऑर्डर होना बहुत ज़रूरी है, तभी डिसोल्यूशन किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज मॉडरेटर। इन वाइंडिंग अप लिक्विडेटर कैरीज आउट द प्रोसेस ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप करने के लिए एक लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है जो कि वाइंडिंग अप के प्रोसेस को गो थ्रू करता है, यानी कि एसेट्स को कैलकुलेट करेगा, लाइबिलिटीज़ को कैलकुलेट करेगा और लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कराएगा। सो इस प्रोसेस को करने के लिए एक लिक्विडेटर का होना ज़रूरी है या कंपलसरी है। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन और इन द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन नो लिक्विडेटर इज़ रिक्वायर्ड। किसी भी लिक्विडेटर की ज़रूरत नहीं है डिसोल्यूशन के प्रोसेस को कैरी करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रोल ऑफ लिक्विडेटर। इन केस ऑफ वाइंडिंग अप, लिक्विडेटरी एक्ट्स एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी। ही प्रिपेयर्स वेरियस functions such as to realize the asset, distribution of assets, distribution of liability। यानी कि लिक्विडेटर एसेट एंड लाइबिलिटी को कैलकुलेट करेगा, एसेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा बिटवीन द क्रेडिटर्स और शेयर होल्डर्स एज द केस में बी। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन लिक्विडेटर डज नॉट प्ले एनी फंक्शन। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि डिसोल्यूशन के केस में लिक्विडेटर रिक्वायर्ड नहीं है। नेक्स्ट अब हम जानेंगे एक्टिविटीज़ इंक्लूडेड इन केस ऑफ वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन। सो वाइंडिंग अप के केस में सबसे पहले हमें यानी कि कंपनी को रिजोल्यूशन या पिटीशन पास करनी होती है, फाइल करनी होती है। इसके बाद एक लिक्विडेटर को अपॉइंट करना होता है और डिक्लेरेशन रिसीव करने के बाद रिपोर्ट्स प्रिपेयर करनी होती हैं और आरओसी के पास भी डिस्क्लोज़ करना होता है कि कंपनी वाइंड अप करने जा रही है। उसके बाद डिसोल्यूशन के लिए एनसीएलटी के पास फाइलिंग करनी होती है। एंड इन केस ऑफ डिसोल्यूशन
कंपनी को एनसीएलटी के पास रिजोल्यूशन, डिक्लेरेशन और अदर डॉक्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड हैं वो सभी सबमिट करने होते हैं। आई होप आपको वाइंडिंग अप एंड डिसोल्यूशन के बीच का ये डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। एंड अगर आप कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट एंड अदर लॉज पर वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।